इंडिया की पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी में मुलव्वस होने की एक लंबी तारीख है। बहुत ज़्यादा हम पीछे ना भी जाएं तो ये जो समझौता एक्सप्रेस की बर्निंग का वाक़या है, पहले सिर्फ उसी को ही पकड़ लें और फिर ये टीटीपी और वीएलए वाले वाक़यात को साथ जोड़ लें। और मोस्ट रिसेंट जो एक बरतानवी अखबार की खबर से चीज़ बाकायदा रजिस्टर की गई थी, वो ये थी कि पाकिस्तान के अंदर मल्टीपल कोई 20 से ज़ायद केसेस, तो अब तक मेरे ख्याल है 24-25 केसेस हो चुके हैं, जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी सरजमीन के ऊपर असैसिनेशन की, वैसे ही जैसे उन्होंने एक सिख लीडर को कैनेडियन लैंड के ऊपर, कैनेडियन सॉइल के ऊपर जाकर वहाँ उसको मारा, वैसे ही कुछ 24-25 लोगों को पाकिस्तानी सरजमीन के ऊपर वो कत्ल करवा चुके हैं। पाकिस्तान को अपना केस मजबूत बनाने की ज़रूरत है। जब दुनिया दहशत गर्दी की बात करती है, पाकिस्तान से कहते हैं पाकिस्तान से दहशत गर्दी जाती होगी, क्योंकि कश्मीर एक मुतराज़ा इलाका है। मुतराज़ा इलाका की हैसियत जहाँ पे भी दुनिया में हो वहाँ पे रेजिस्टेंस मूवमेंट होती है, हुर्रियत की तहरीकें चलती हैं और यहाँ पे भी चलती हैं, क्योंकि कश्मीर के ऊपर तो गासबाना कब्जा उसका है। जब से वो मामला शुरू हुआ आज तक ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि अब तो नेक्स्ट स्टेप हो गया हुआ है 5 अगस्त 2019 के बाद के। लेकिन पाकिस्तान जो दहशत गर्दी भारत पाकिस्तानी सरजमीन के ऊपर करता है, उसका केस शायद पूरी दुनिया के सामने उस मौसर अंदाज में अभी तक पेश करने में कामयाब नहीं हुआ। उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। बीएलए की फंडिंग कौन करता है, टीटीपी को असला और हथियार कौन देता है, हमारी बेसिस जो अटैक हुई उसके पीछे इंटेलिजेंस देने वाला कौन था, ये लंबी एक कहानी है। एक एक केस आप उठाना शुरू करें ना, वो आइज ऑन दी स्काइज किसने हिट की थी, अब हमारे पूरे वैक्स का सिस्टम था, उनको बेसिस के ऊपर हिट करने के लिए इंटेलिजेंस किसने प्रोवाइड की थी, रिसोर्सेज किसने दिए थे। इसके ऊपर एक बाकायदा पूरी बना के ना मोटी सी एक किताब वो पूरे वेस्टर्न कैपिटल्स में जानी चाहिए। डेलीगेशन भेजने का तो फैसला किया, लेकिन साथ सबूत और शवाहिद जाने चाहिए और एक एक इवेंट की तफसील जानी चाहिए कि ये ग्रुप था, इस ग्रुप का नाम तो इस्लामी था, लेकिन इसके पीछे पैसा, हथियार और इंटेलिजेंस देने वाला वो हद के पार दूसरी तरफ बैठा हुआ था। मौसर तरीके से काम करना चाहिए। अब जंग के बाद जो कुछ सूरत हाल है, जंग के बाद की सूरत हाल ये है कि मोदी शदीद दबाव का शिकार है, क्योंकि वो आया ये था कि पाकिस्तान को सबक सिखाने आया था, सबक खुद उसको मिल गया। अब वो डोमेस्टिक जो उसकी ऑडियंस है उसको क्या चीज़ बताए, जहाज़ गिरे हैं, पूरी दुनिया कह रही है जहाज़ गिर गए। राफेल वो एक शो पीस लेकर आए थे कि ये हमारा सबसे तगड़ा हथियार है, पाकिस्तान को समझ नहीं आएगी। ब्रह्मोस है हमारे पास, सुपरसोनिक है, ये तो पाकिस्तान इसके आगे टिकेगा ही नहीं। लेकिन वो सब कुछ होते हुए उसके 5 जहाज़ भी गिर गए और मोस्ट मॉडर्न वाला उसका जो इक्विपमेंट था वो डिस्ट्रॉय हुआ। S-400 जो अभी तक दुनिया में तबाह नहीं हुआ था, उसका एंटी एयर डिफेंस सिस्टम, वो हमारे गए पायलट्स उन्होंने उड़ा दिए, 2 उनकी बैटरीज उड़ा दी। अब उसके पास क्या है अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को बेचने के लिए, तो एक दबाव, शदीद ख़तरे वाली कैफियत जो है अभी कि सरहद पार से दोबारा कोई दहशत गर्दी हो, अफ़गानिस्तान के रास्ते बलूचिस्तान में कुछ इंटरफेरेंस करे या LOC के ऊपर कुछ इश्ताल अंगेज़ी हो, दोनों का ख़तरा बदस्तूर मौजूद है और शायद पहले से ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि मोदी वल्नरेबल जितना होता जाएगा उतना किसी एक्सट्रीम स्टेप की तरफ जाने के ख़तरात ज़्यादा बढ़ जाएंगे। पानी पाकिस्तान की लाइफ लाइन है, ये हमारा एक नेशनल लेवल के ऊपर स्लोगन रहना चाहिए कि पानी ज़िंदगी है, और हम अगर उसकी खातिर प्यासे रह के मरना है तो बेहतर है लड़के आज ही मर लें। ये मेरा ख्याल है, इस पर 2 राय नहीं होनी चाहिए, बड़ी क्लियर स्टेटमेंट होनी चाहिए। आर्मी चीफ से लेकर प्राइम मिनिस्टर से लेकर हर बंदे तक एक बात ही कहनी चाहिए कि पानी हमारी ज़िंदगी है, जो उसको रोकेगा तो फिर जंग है हमारे साथ, खुली जंग है। तैयार हैं, कल भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं। तो आज के प्रोग्राम में इन इशूज़ को डिस्कस करते हैं कि वॉर हिस्टेरिया बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन जब जंग मुसल्लत कर दी जाए तो फिर उससे भागना नहीं चाहिए, फिर उसका मुकाबला करना चाहिए। तो कोशिश करनी चाहिए कि दोनों तरफ पहले समझाने की कोशिश करें कि ये जंग से इंसानों की ज़िंदगी जाएगी, उतने ही इंसान इधर जाएंगे, उससे कई गुना ज़्यादा उधर जाएंगे। तो ये कोई अक्लमंदी की, समझदारी की बात नहीं है, इंगेजमेंट वाला रास्ता बेहतर होता है। लेकिन अगर दूसरा फ्रीक जो है वो आपके ऊपर जंग मुसल्लत करता है तो फिर डट कर मुकाबला करिए, ताकि आइंदा उसको हिम्मत ना हो।